दोस्तों आपका 21 जनवरी को कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में, एक ही वीडियो में बोर्ड एग्जाम की तो मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम की जब हो जाएंगे उसके बाद बोर्ड एग्जाम की हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। 2 अंक के अलग, 3 अंक के अलग, 4 अंक वाले अलग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा ही, साथ ही आराम से समझाऊंगा, वस्तुनिष्ठ हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। ओके, तो एक ही इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको क्या है टॉप 20 क्वेश्चन बता दूंगा। मतलब इसमें आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन रहने वाले, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। और जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार कर लेते हैं, बेहतरीन दोस्तों आप स्कोर करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना जितने क्वेश्चन बताऊं। ओके, चलिए देख लेते हैं। कम से चैप्टर बाई चैप्टर जो सिलेक्टेड होंगे मैं बताते जाऊंगा, सॉल्यूशन भी दिखाते जाऊंगा, तैयार करते जाइएगा। ओके, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है दो द्विविधता का अंत, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट में अलग से आपको बता दूंगा, अभी तो आपको सबसे पहले जो सिलेक्टेड है वो तैयार करके रखना है। जैसे सबसे पहले शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ के रखना कि शॉक थेरेपी क्या है, बहुत ज्यादा सभी सिलेक्टेड हैं। ओके, हम अलग से बात करेंगे जाकि चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताया, समझाया है। 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर कम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अभी आपको कौन कौन से पढ़ना है उनमें आपको फोकस करना है, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, तो शॉक थेरेपी के बारे में आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन किन नीतियों को अपनाया। ओके, मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि जो इसमें क्या है आर्थिक और राजनीतिक सुधार हो सोवियत संघ में, तो उन्होंने कौन सी नीतियां अपनाई। तो कौन कौन सी नीतियां, 2 नीतियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक पेरिस्टोइक है और आपका ग्लानोस्टिक है। 2-3 बार लिख के देख लीजिएगा। ओके, कि पढ़ लिया बस लिखते ना बन पाए, तो 2 है आपके। इसका आपका है एक पेरिस्टोइक का, एक आपका ग्लानोस्टिक इस बार से। ओके, तो ये 2 शब्द आपको मेन है, ये लिख देते तुरंत नंबर मिल जाएंगे। फिर ये पूछा जा सकता है कि ये आपने बता तो दिया है कि 2 नीतियां हैं, पेरिस्टोइक और ग्लानोस्टिक है क्या, तो भाई उसी को क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है। तो बता देना सोवियत राजनीति और समाजवाद के नवीकरण में मिखाइल गोर्बाचेव के नारे थे या ये क्या है इनकी नीतियां थी, ये आपको बता देना। तो मैंने आपको ये तैयार करके रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है कि शॉक थेरेपी के बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। शॉक थेरेपी का वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, शॉक थेरेपी के बारे में आपको एकदम तैयार करके रखना है, ये आपका दिया हुआ है। आगे सत्ता के समकालीन केंद्र में जैसे हम बात करते हैं। ओके, तो आसियान विजन 2020 एक बार देख लेना है आपको। ओके, आसियान विजन 2020 के उद्देश्य ये आपके दिए हुए हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपका क्या है आसियान के उद्देश्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आसियान के उद्देश्य पूछे जाते हैं। ओके, आसियान के उद्देश्य मैं दिखाता हूँ कहाँ। ओके, तो ये आपके आसियान के उद्देश्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर तो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, तो कम से कम 3 याद होने चाहिए। 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 या 3 नंबर का। आसियान के उद्देश्य एकदम रटे होने चाहिए, क्रम से दिए हुए हैं, जिस तरीके से लिखना है बिल्कुल सिंपल दिए हुए, एक लाइन में दिए हैं, तो 3 से 4 अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कई बार कहते हैं स्टूडेंट की याद नहीं होता। ओके, अगर जो आपको याद नहीं हो रहा तो 1-2 बार लिख लीजिए, तो आपको यहाँ वो चीज याद होने लगेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। आसियान के उद्देश्य। ओके, आगे हमारा आ जाता है समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर। ओके, तो 2 नंबर में बात करें तो आपको क्या है सार के सदस्य देख आपको तैयार करके रखना है। ओमेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। तो भारत एवं नेपाल के मध्य 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसके अंदर दोनों देशों ने संबंध निर्धारित किए। ओके, तो इसमें मेन आंसर तो इसमें नहीं लिख पाया, लेकिन मेन आंसर इसका क्या है शांति तथा मैत्री संधि। तो आंसर आपको क्या लिखना है कि भारत एवं नेपाल के मध्य 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में शांति तथा मैत्री संधि हस्ताक्षरित की गई है। ओके, दोनों इसके अंतर्गत दोनों देशों का संबंध निर्धारित की है। ओके, तो कौन सी संधि है, शांति तथा मैत्री संधि। नेक्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे इसकी बात है सार के उद्देश्य एक बार जरूर पढ़ कर रखना है, सार के उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन। देखिए अंतरराष्ट्रीय और संगठन वाला चैप्टर है, इससे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसे देखिएगा नोट्स में भी आपको इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पीडीएफ है, इसमें आपको क्या है केवल 4 नंबर वाले मिलेंगे। तो बात आप करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके 4 नंबर में, चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आना चाहिए आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो आपका इसमें तैयार करके रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र अंग अंग कौन है पहले तो नॉर्मल याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। फिर इनके बारे में आपको तैयार करना है कि लॉन्ग में आता है तो अंग ऐसा नहीं आप केवल बता देंगे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद और सचिवालय ये केवल अंग है, तो ऐसा नहीं बताना है, डिटेल से आपको बताना पड़ेगा। ओके, 2 नंबर में आया तो केवल नाम लिख देना है, फिर 4 नंबर में आया तो पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। तो सब आपको जितने अंग पहले तो अंग माइंड में सेट करके रखिए कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो ये आपके यहाँ 6 मैंने आपको अंग बताए हैं। ओके, तो 6 तो आपको 6 के 6 तैयार करके रखिएगा अंग। ओके, पहले माइंड में 6 के 6 आपको अंग याद रखने हैं, फिर उनके सबके बारे में 2-2 लाइन। 2 लाइन में क्या कि ये इनका ये ओके इनका मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे यह सर महासभा है तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है, प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन अवश्य होता है। एक बार पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
फिर सुरक्षा परिषद में आपको याद रखना है कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बस इतना भी लिख देते, दो लाइन में लिख देते, आपका काम हो जाएगा। तो पढ़ के रखना, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ओके, और फिर इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य भी एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाता है कंप्लीट। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों समकालीन विश्व में सुरक्षा। इससे भी आपका क्या 2 नंबर क्वेश्चन आता है। मैं पहले ही बता देता हूं, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ब्लूप्रिंट नहीं पता। तो ब्लूप्रिंट ऐसे तो कोई एमपी बोर्ड जारी किया नहीं है, तो आपको क्या है अपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके, मॉडल पेपर का एनालिसिस करके मैं पहले भी आपको क्या ब्लूप्रिंट बता चुका हूं, चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो उससे आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% वही ब्लूप्रिंट काम करेगा जो मैं बता रहा हूं, 90% काम करेगा, क्योंकि अब ये क्या पूरा एक्सपीरियंस अंदाजा से निकाल के जा रहा है और यही आपका होता है हमेशा। ओके, इसलिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आ, इसलिए 2 ही नंबर यहाँ के क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो यहाँ से आपके जितने 2 नंबर के मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपका है 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 नाम प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके क्रम से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट अच्छी तैयारी हो जाएगी कम समय में। ओके, देखिए इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है। पहला, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 रूप, तो 2 रूप कौन है, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद तैयार करना है सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा मुख्य अंतर। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ क्या होता है। पारंपरिक धारणा का अर्थ क्या है, तो आंसर केवल इतना लिखना है। कैसे लिखना है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की मान्यता है कि सैन्य बलों से ही सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। इसमें क्या माना जाता है कि जो सेना वाली शक्ति है उसी से क्या है सुरक्षा को क्या खतरा है, इसी से सुरक्षा को बना ही भी रखा जा सकता है। जो हमारी सेना है, भारत की जो सेना है, ये हमारे देश की सुरक्षा भी कर रही है, साथ ही क्या देश को नुकसान ही पहुंचा सकती है अगर ये लोग आपस में गुट बना ले पूरी सेना और देश में ही अगर हमला करने लगे। ओके, इस प्रकार से सुरक्षा की इस धारणा का संबंध बाह्य सुरक्षा से है, जो क्या है मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से संबंध होती है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। ओके, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक कौन कौन से। पहला है सैनिक क्षमता को मजबूत करना, दूसरा है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा संस्थाओं को सुरक्षा मजबूत करना। और फिर आपको सुरक्षा क्या है ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रट के रखिएगा। ओके, 2 लाइन में जैसे लिखा है मैंने आपको बताया वैसे ही आपको लिखना है, नहीं आपको एक्स्ट्रा लिखना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है, समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं कंप्लीट, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की आप क्या तबाही मचाने वाली आप तैयारी कर लेंगे। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे भी 2 ही नंबर क्वेश्चन आता है, लेकिन 3 नंबर का 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देख लेते कौन कौन से पढ़ना चाहिए आपको। प्राकृतिक संसाधन क्या है, सिंपल है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ओके, प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से हासिल वह सामग्री है जिसका उपयोग हम जीवन की समर्थन करने तथा व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनके हम क्या है अपने जीवन में अपना उपयोग करते हैं प्रकृति की चीजों का, जैसे हवा, धूप, मिट्टी, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस हो गई, धातु, ये सब प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग क्या हमारे जीवन में करते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं ये पढ़ना है, और ये बहुत ज्यादा वैश्विक संपदा, वैश्विक संपदा यानी विश्व की संपदा। ओके, संपदा वैश्विक संपदा नहीं विश्व की संपदा, वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभुत्व राष्ट्र का अधिकार नहीं है। वैश्विक संपदा नहीं पूरी विश्व की संपदा है। इसका मतलब है कि किसी एक देश के कोई भी ऐसी संपदा जिसमें क्या है इसी एक देश का या एक राष्ट्र का अधिकार नहीं, उसमें पूरे विश्व का आधिपत्य है, बल्कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संयुक्त समुदाय संयुक्त के रूप में इसका प्रबंध करती है, वैश्विक संपदा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की वायुमंडल, तो कोई वायुमंडल है तो कोई नहीं कह सकता कि कोई कह सकता ये देश मेरा वायुमंडल है, क्योंकि इसका है वायुमंडल सबके लिए है। ऐसे अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका में कोई भी जा सकता है, ऐसा है। समुद्री सतह हो गए। ओके, तो ये भी आपका क्या है वैश्विक संपदा है। तो ऐसी संपदा सिंपल है, वैश्विक संपदा नहीं विश्व की संपदा, जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है, पूरे विश्व का अधिकार होता है। ओके, पूरे विश्व के देशों का अधिकार होता है, वैश्विक संपदा कहलाती है। लिखना कैसे वो आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, जैसे भारत के पावन वन प्रांत क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। भारत के पावन वन प्रांत वनों के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें से काटा नहीं जाता है। इन स्थानों पर देवी देवताओं या किसी पूर्ण आत्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांत या देव स्थल कहा जाता है। देखिए नाम में ही सब राज छुपा हुआ है। वन प्रांत यानी वन वाला क्षेत्र, पावन यानी ये जो पवित्र है यानी जिसमें क्या देवी देवता का वास है। आपने भी अपने गांव में देखा होगा कैसे, या अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे आपके आसपास जो पेड़ होते हैं जिनकी पूजा होती है, पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की भी हम पूजा करते हैं। वैसे क्या हिंदू धर्म में सभी पेड़ों की पूजा की जाती है, पीपल की जाती है। तो जब उसकी पूजा करते हैं तो और कोई कटाई करने के लिए तुम काटने देंगे, बिल्कुल नहीं गानी। तो ऐसे कुछ पेड़ होते हैं, ओके, ऐसे वन होते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि इसमें क्या देवी देवता का वास है। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पावन वन प्रांत या देव स्थल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है। ओके, तो ये आपको लिखना है। जैसे साझी संपदा किसे कहते हैं। ओके, साझी संपदा
तो संपदा ऐसी जिसमें साझी यानी साझा करना, ओके, हम साझा करके काम चला लेते। तो साझी अथवा संयुक्त संपदा या विरासत का अभिप्राय इन संसाधनों से होता है जिस पर किसी भी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय स्तर पर नदी, कुआं, चारागाह इत्यादि संयुक्त या साझी संपदा कहलाते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं उसमें क्या है, जो समुदाय है उस पूरे का अधिकार हो। जैसे गांव का कुआं है, गांव के कुआं है तो गांव के कुआं में क्या है, कोई भी पानी भरने जा सकता है, ओके, कोई रोक टोक नहीं होती है। ओके, इस प्रकार से नदी हो गई तो नदी में कोई भी जा सकता है, ओके, तो वही होता है कि जिसमें क्या है सभी लोग उसका यूज कर सकते हो संपदा का, वही हमारी क्या है साझी संपदा है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, याद करके रखना है। ओके, मुझे आशा की मैंने आपको बता दिया तो याद तो हो गया होगा। इसकी अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर है, इसमें आपको ये तो बताया मैंने, ओके, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आपको पढ़ के रखना है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्य तैयार करके रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 23 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम, तो 22 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के आपको क्या है कार्य दिए हुए हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चारों के 4 पॉइंट एकदम याद होने चाहिए, लॉन्ग में अक्सर पूछे जाता है। ओके, तो ये आपका दिए, बाकी पॉइंट्स अभी आपको याद करना, 2 नंबर में आए, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने में भी आए। ओके, ये कंटेंट आपका याद होगा तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी कि 2 नंबर पूछे जा रहे, 3 नंबर में, जितने में आए से बन जाएगा। वैसे 4 नंबर का रहेगा तो 4 से नंबर से ज्यादा तो आएगा नहीं, इतना आपको अच्छे तैयार करके रखना है। वैश्वीकरण वाले चैप्टर से बात करें तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, इसके साथ ही आपको क्या है WSF क्या है ये आपको तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर में आया कम से कम तो एकदम याद आपके होने ही चाहिए। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण वाला मेन इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करिएगा। वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी का योगदान है, ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाला चैप्टर, चलिए इससे भी थोड़ा बात कर लेते हैं हम, कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का क्या नाम है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो क्वेश्चन तो सिंपल यहाँ से पहले बन ही सकता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आखिर है क्या चुनौतियां, तो ये क्वेश्चन आपका दिया है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि चैप्टर इसी पूरे पे इसी बेस पर है। ओके, कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां केवल चैप्टर ही है, तो पूछा जा सकता है कि आखिर है क्या। तो शॉर्ट में आपको तैयार करना है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। कि पहले तो क्या समस्या थी कि क्या स्वतंत्रता में बंटवारे के पश्चात क्या है, पहले चुनौती थी कि देश को एकत्रित करना, एक अखंड बनाना, एक करना देश को, पूरे जो देश पूरा बटा हुआ था पूरी इतनी सारी देशी रियासतों में, उसे एक बनाना। साथ ही दूसरी चुनौती क्या थी कि देश का विकास करना, क्योंकि अंग्रेज पूरा लूट लाट के भाग गए थे, वो देश क्या है पूरा खोखला सा हो गया था। तो देश को क्या है दोबारा से विकास करना इस बार से, और दूसरा है इसमें लोकतंत्र के स्थापित करना। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, तो दोनों शब्द आपको तैयार करना है। तीसरा शब्द विलय पत्र, हाँ तीनों शब्द पढ़ के रखिए, सहमति पत्र, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन या विलय पत्र, ये तीनों शब्द लिखकर आ सकते हैं पेपर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों शब्द याद रखना, एक ही बात होती है तीनों शब्द। ये क्या होते हैं, तो ये आपको पता है कि जब देशी रियासतों को जब अपने देश में मिलाया जा रहा था कि भैया अपना देशी रियासत है, इसे क्या भारत में मिला दो, भारत सरकार में मिला दो, तो उनसे एक साइन करवाए जा रहे थे। एक साइन करवाए जा रहे थे जिस कागज में, वही क्या है विलय पत्र कहलाता है, सहमति पत्र कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन कहलाता है। कैसे लिखना है पेपर में वही लिया, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन में बता चुका हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में, और पहले से तैयार किया होगा तो बिल्कुल आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ओके, बस आने को पढ़ना है, तुरंत याद हो जाएगा, और पहले से याद नहीं किया तो अभी जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी समय है तो अच्छे से पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन एकदम रट्टी होने चाहिए वाला। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे जैसे भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण, ये भारत का विभाजन हुआ। ओके, भारत कैसे, भारत क्या है, भारत और पाकिस्तान में टूट गया, तो इसके विभाजन के कारण क्या थे, तो ये आपका दिया हुआ कारण क्या था। ये तो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग में क्या है एकदम अपनी जिद पर अड़ गई भैया कि हमें क्या है अलग दूसरा देश पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। ओके, और वो किसी भी तरह का समझौता नहीं कर रही थी मुस्लिम लीग, तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। ओके, अंग्रेजों की भी तो एक चालाकी थी इसमें कि जा तो रहे हैं, इनके राष्ट्र को तोड़ दोगे इस प्रकार से, तो ये आप सब दिया हुआ, पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, अच्छे से आपको क्या है तैयार करके रखना है। ओके, एक दल की प्रवृत्ति वाले में से एक दल प्रवृत्ति के लाभ क्या होते हैं, एक दल प्रवृत्ति की हानियां क्या होती हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके साथ ही एक दल की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपके, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। नियोजित विकास की राजनीति वाले से आपको बॉम्बे प्लान क्या है ये आपको पढ़ के रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं और प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं आपको पढ़ के रखना है। ओके, इसके साथ ही आपको क्या है नियोजन का अर्थ और परिभाषा लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो भारत के विदेश संबंध, इससे आपको थोड़ा सा लॉन्ग वाला क्वेश्चन अक्सर पूछे, 4 नंबर का तो आना है, 2 नंबर का भी आना है, 4 नंबर का भी आना है। ओके, तो देख लेते हैं कौन से। जैसे आपको सबसे पहले तैयार करके भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ओके, 22 एमपी बोर्ड एग्जाम 22 वाले 24 वाले 22 और 23 वाले क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत जैसे तटस्थता और असंलग्नता है। पहले तो आप हेडिंग याद रखिए, जब हेडिंग याद हो जाए तो अंदर की डिटेल भी आप 1-2 लाइन मतलब पढ़ के जाएंगे तो आपसे लिख पाएंगे। ओके, हेडिंग याद नहीं रहेगी तो अंदर का क्या लिखेंगे, तो तटस्थता और असंलग्नता।
से अस्तित्व तथा पंचशीलता। ओके, पंचशील समझौता। ओके, पंचशील के बारे में सिद्धांत है जो भारत का पंचशील सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पंचशील सिद्धांत के बारे में अच्छे से आपको तैयार करके मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग असमानता का विरोध, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, ये सब आपकी दी है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं पूछे तो भी आप इसे फिट कर सकते हो कि काम आपका चल जाएगा। तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति के आधार, भारतीय विदेश नीति के विशेषताएं, ये अब आप ये आपके लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो ये सभी आपको तैयार करके रखिएगा, तो आपसे काम हो जाएगा इसमें। इसके साथ ही भारतीय कूटनिरपेक्षता की जो नीति है उसकी विशेषताएं, ये आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही पंचशील सिद्धांत कहा है मैंने, तो आपको पंचशील सिद्धांत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ के रखना है। पंचशील सिद्धांत और आप क्या है अच्छे से एकदम समझ के रखिएगा। पंचशील सिद्धांत भारत और चीन की आपसी मित्रता का प्रदर्शन करता है। यह सिद्धांत 1954 में प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत भारत और चीन की एक दूसरे की प्रभुत्व और अखंडता का सम्मान है, दूसरे पर आक्रमण न करने तथा एक दूसरे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी। इसमें क्या पंचशील सिद्धांत में ये भारत और चीन के मध्य हुआ, ये याद रखना है, 1954 में हुआ। और इसमें बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि बात मतलब जो हुई थी कि ना भारत चीन पर आक्रमण करेगा ना चीन भारत पर आक्रमण करेगा, लेकिन चीन ने धोखा कर दिया। ओके, और चीन ने क्या भारत पर आक्रमण कर दिया था। ओके, तो इसमें मतलब पंचशील सिद्धांत को नहीं माना था चीन ने। ओके, तो ये आपको है माइंड में इतना रखना है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपके क्या है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट बता दी। जितने क्वेश्चन बताया सभी तैयार करते जाइएगा, बाकी और भी अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट लगी पढ़ते जाइएगा। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों का है कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 12th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन करके प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।